यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि DSSP, PRT, KVS और CTET, तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये CTP की क्लास 3 होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है जब वह ऑप्शन ए है ध्यान का केंद्र बन जाता है, ऑप्शन बी है एक चलता फिरता संसाधन है, या ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन डी है कक्षा गतिविधि में भाग लेता है। तो शिक्षक को अनुबोधक की भूमिका कब निभाता है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो शिक्षक की भूमिका है वो दोस्तों बदलती रहती है परिस्थिति के अनुसार। कभी वो नियंत्रक, कंट्रोलर कहा जाता है जब वो ध्यान केंद्रण करता है, ठीक है। तो कभी तरह वो संसाधन बन जाता है, कभी वो अनुबोधक बन जाता है। तो यहाँ पे अनुबोधक की भूमिका शिक्षक की पूछी है, तो आपको बताना है पहला ऑप्शन ध्यान का केंद्र बन जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ध्यान का केंद्र बन जाता है शिक्षक, तो उसको नियंत्रक कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है। एक चलता फिरता संसाधन, तो यहाँ पे संसाधन की भूमिका निभाता है शिक्षक, इसलिए ये भी नहीं होगा। विद्या और कक्षा गतिविधियों में भाग लेना, तो यहाँ पे जो भूमिका होती है ये भागीदार की होती है, शिक्षक की भागीदार की भूमिका होती है, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये शिक्षक अनुबोधक की भूमिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहा होता है शिक्षक, तो वो अनुबोधक की भूमिका में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, 21वीं सदी के लिए 21वीं सदी के अध्ययन और नवोन्मेषी कौशल के 4C निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बात हुई है एक्चुअली उस बात पे, थोड़ा प्रश्न को समझिएगा कि 21वीं सदी के अध्ययन और नवोन्मेषी कौशल हैं चार, कौन कौन से, जिसको C से शुरुआत होती है उनकी, तो कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षा नियंत्रण, ऑप्शन बी है संप्रेषण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है रचनात्मकता। तो यहाँ पे जो नवोन्मेषी कौशल हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका सहयोग, कोऑपरेशन, ठीक है। और एक होता है आपका क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, और चौथा आपका होता है क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो कक्षा नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चार कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और क्रिएटिविटी, ठीक है। याद रखेंगे इनको अच्छे से दोस्तों। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंधों का लक्षण है। ठीक है, आपको बताना है अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंध का कौन सा लक्षण है। ऑप्शन ए है शारीरिक दंड प्रयोग करना, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा प्राबल्य का उपयुक्त स्तर पर प्रयोग करना, ऑप्शन सी है मार को दंड के रूप में प्रयोग करना, या ऑप्शन डी है गर्मजोशी और स्वीकार्यता के न्यूनतम स्तर को शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाना। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। अच्छे शिक्षक विद्यार्थी का आपसे लक्षण पूछा है, तो यहाँ पे शारीरिक दंड का देखिए, अच्छे शिक्षक विद्यार्थी का संबंध का जो लक्षण क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो विद्यार्थी है वो शिक्षक को एक सहयोगकर्ता के रूप में देखे, ठीक है। और मतलब एक तरीके से इस भाव से देखे कि उसे शिक्षक से डर ना लगे, ठीक है। और उसका विद्यार्थी जो है शिक्षक का सम्मान करे, ठीक है। इस तरीके की भावना वो रखता हो, वो यहाँ पे संबंध आपको बताना है। देखिए शारीरिक दंड का प्रयोग करना, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि शारीरिक दंड का प्रयोग करेगा शिक्षक, तो कैसे जो है यहाँ पे विद्यार्थी का संबंध अच्छा बन पाएगा। और यहाँ पे देखते हैं मार को दंड के रूप में, देखिए ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक दंड ही है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और गर्मजोशी और स्वीकार्यता का जो न्यूनतम स्तर है इसे शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम नहीं होना चाहिए, मध्यतम होना चाहिए, मॉडरेट स्तर होना चाहिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की शिक्षक द्वारा प्राबल्य का उपयुक्त स्तर प्रयोग करना, ठीक है, उपयुक्त स्तर प्रयोग करना। तो प्राबल्य का मतलब अथॉरिटी, शिक्षक के द्वारा जो शिक्षक के पास जो अथॉरिटी होती है उसका उपयुक्त स्तर जो है प्रयोग करना, मतलब ना ज्यादा
डराना धमकाना या ज़्यादा दंड का प्रयोग करना, बिल्कुल उपयुक्त स्तर प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत से बच्चे ऑप्शन डी लगाते हैं जो कि गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। जब शिक्षक अपनी अथॉरिटी का उपयुक्त स्तर पर प्रयोग करता है ना, तो वो ही अच्छे शिक्षक विद्यार्थी का संबंध का लक्षण होता है, ठीक है। चलिए, वही बॉन्डिंग शिक्षक अच्छे बना पाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यवेक्षण या अनुसंधान के लिए जानवरों या पौधों को रखने और बड़ा करने के लिए एक बंद क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चिड़ियाघर, ऑप्शन बी है पक्षी घर, ऑप्शन सी है वनस्पति संग्रह या ऑप्शन डी है पादप बगीचा। बताइए क्या कहलाता है? तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर होगा चिड़ियाघर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। पक्षी घर जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, वनस्पति जहाँ पे वनस्पतियों को रखा जाता है, पादप बगीचा जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे जहाँ पे पौध वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक शुष्क या एक जंगल जैसे आवास को उद्दीप्त करता है? एक शुष्क या एक जंगल जैसे आवास को कौन उद्दीप्त करता है? ऑप्शन ए है तारा घर, ऑप्शन बी है वनस्पति संग्रह, ऑप्शन सी है पेलोडेरियम या ऑप्शन डी है टेरेरियम। बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो तारा ग्रह की बात करें तो यहाँ पे ये तारामंडल से संबंधित है, जहाँ पे ग्रह उपग्रह की बात हो रही है, ठीक है। वनस्पति संग्रह जो होती है ये वनस्पतियों से संबंधित है। पेलोडेरियम की बात करें तो वहां पे जहाँ पे दलदल टाइप में जो जमीन होती है, जहाँ पे कम पानी होता है, उससे संबंधित है। बात करें टेरेट्रियम, तो इसका राइट आंसर होगा टेरेट्रियम। ये क्या होता है? एक कांच के उसमें छोटी सी जगह में कांच के बॉक्स में क्या करते हैं, थोड़ी सी मट्टी लेकर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी वनस्पतियों को उगाते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी वहां पे जो है उसमें रखते हैं। तो एक तरीके से एक शुष्क या एक जंगल जैसा आवास वहां पे उद्दीप्त होता है। तो ऑप्शन डी टेरिटोरियम उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को साथ के साथ दोस्तों शेयर भी करते रहिएगा, जो भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, और खासकर जो आपकी आने वाली परीक्षा है DIT+B PRT, ठीक है, उसके लिए स्पेशली क्लासेस चल रही हैं दोस्तों हमारी। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ बिल्कुल। चलिए, डेली क्लासेस आपको यहाँ पे इसी तरीके की क्लास आपको देखने को मिलेंगी, कम समय में बेहतर तैयारी दोस्तों यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। चलिए, बेहतरीन कंटेंट के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉट 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 एक वलय, हुक या एक कोष्टक द्वारा एक साथ बांधे रखे गए चार्ट का क्रम क्या है? ग्राफ, फिनेलर बोर्ड या पोस्टर या फ्लिप चार्ट। तो यहाँ पे जो परिभाषा है वो सीधी सीधी फ्लिप चार्ट की परिभाषा है। फ्लिप चार्ट क्या होता है? एक वलय, हुक या एक कोष्टक द्वारा एक साथ बांधे गए चार्ट का क्रम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्राफ, पोस्टर वगैरह आपने देखे होंगे, ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ फ्लिप चार्ट की परिभाषा है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं, उनको क्या होता है, उनको एक वलय द्वारा, मतलब वो देखा होगा आपने जो गोल गोल वो होता है छल्ला टाइप में, उसमें क्या करते हैं, छेद करके जैसे एक फाइल वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से फ्लिप चार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लैंगिक समानता वगैरह से प्रश्न है, जो प्रश्न हर बार परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसर, संसाधन या लाभों का आवंटन और सेवाओं तक पहुंच से वंचन न करना निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लैंगिक समानता, ऑप्शन बी है लैंगिक भूमिकाएं, ऑप्शन सी है लैंगिक जागरूकता या ऑप्शन डी है लैंगिक इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अक्सर विद्यार्थियों के मन में आती है, कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए आज इसको दोस्तों अच्छे से करते हैं, विस्तार से करेंगे, थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि इसके बाद आपको कंफ्यूजन कभी ना हो, ठीक है। बात करें यहाँ पे लैंगिक समानता क्या होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे सभी जो विकल्प में दिए गए हैं, इनको एक एक करके यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद राइट आंसर पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो लैंगिक समानता क्या होती है? यदि हम बात करें लैंगिक समानता की, तो सभी को समान अवसर देना, ये एक तरीके से एक लाइन में समझ लीजिएगा कि सभी को समान अवसर देना, ये लैंगिक समानता होती है। लैंगिक भूमिका क्या है? जब समाज, एक तरीके से जब समाज क्या करता है, जो लड़के लड़कियों को इस तरीके से बांट देता है कि जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी और जो लड़के हैं बाहर का काम करेंगे, तो वो क्या कहलाता है?
वो जेंडर रोल, लैंगिक भूमिकाएं कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें लैंगिक जागरूकता क्या होता है। लैंगिक जागरूकता है कि लड़के और लड़कियों को समाज के लोगों को जागरूक करना लैंगिक भेदभाव के प्रति, कि सभी को समान अवसर देने चाहिए, एक तरीके से जागरूक करना। ठीक है, बताना लोगों को कि कोई किसी से कम नहीं है, न लड़का न लड़के, तो उसको लैंगिक जागरूकता बोलते हैं। बात करें लैंगिक इक्विडिटी की, ठीक है, तो लैंगिक इक्विडिटी जो होती है ये आपकी जरूरत के अनुसार और निष्पक्ष यहाँ पे सहायता करना, ये लैंगिक इक्विटी होती है। मतलब निष्पक्ष और जरूरत के अनुसार यहाँ पे समानता करना। ठीक है, ये लैंगिक इक्विटी कहलाती है। तो यहाँ पे जो और भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो लैंगिक इक्वलिटी, लैंगिक समानता और लैंगिक इक्विटी, ठीक है, इसको लेकर होता है। तो इसमें एक ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में क्या समझ सकते हैं। जब यहाँ पे जैसे एक समझते हैं, हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि एक कक्षा में बच्चे हैं 10-15, ठीक है, 10 बच्चे हैं। अब उनको हमें किताब देनी है, ठीक है, किताब देनी है, तो हमने सभी बच्चों को एक एक किताब देना। तो ये क्या हो गया, मतलब एक एक किताब दे दी सभी 10 बच्चों को, तो ये कहलाएगा लैंगिक समानता। ठीक है, लेकिन लैंगिक इक्विटी क्या कहलाएगा, इसमें क्या है, पहले बच्चों में ये देखेंगे, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए पहले किसी पे किताब नहीं है, ऑलरेडी बच्चे पे किसी पे किताब नहीं, तो उसको एक अधिक किताब देंगे, तो वो क्या होती है, जरूरत के अनुसार और निष्पक्ष समानता करना। ठीक है, ये होती है लैंगिक इक्विटी। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि लिंग के आधार पर, तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, जरूरत के आधार पर मतलब चुनाव हो रहा है। अवसर और संसाधन लाभों का आवंटन जो कर रहे हैं वो लैंगिक इक्विटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है लैंगिक विश्लेषण, ऑप्शन बी है लैंगिक अंधता, ऑप्शन सी है लैंगिक असमानता, ऑप्शन डी है लैंगिक क्षमता। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका विपरीत क्या होगा, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या होगा। बात करें लैंगिक विश्लेषण, ये भी संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है, लैंगिक क्षमता भी, और असमानता जो होती है ये भी कहीं ना कहीं इससे ही मिलती जुलती है। तो यहाँ पे जो विपरीत की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लैंगिक अंधता। ठीक है, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या है, लैंगिक अंधता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग के संबंध में सत्य है। लिंग के संबंध पे एक तरीके से यहाँ पे लिंग की परिभाषा पूछ लिया है आपसे, क्या है कि यह एक संख्यात्मक संकल्पना है, ऑप्शन बी है यह जैविक रूप से निर्धारित होता है, ऑप्शन सी है यह व्यक्ति के लिंग के समान है, या ऑप्शन डी है यह एक सामाजिक संरचना है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, यह एक सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्योंकि यहाँ पे लिंग का मतलब देखिए तो केवल वही नहीं होता कि संख्यात्मक परिकल्प संकल्पना की एक पुरुष दो महिलाएं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, और ना ही ये बायोलॉजिकल जैविक रूप होता है। ठीक है, क्योंकि जैविक रूप जो होता है वो सेक्स होता है, क्या होता है, सेक्स होता है कि मेल है फीमेल है। ठीक है, लिंग जो होता है वो सामाजिक होता है, सोशल होता है। ठीक है, तो व्यक्ति के लिंग के समान, ये भी बिल्कुल गलत है ये तो। ठीक है, तो याद रखना लिंग जो होता है वो सोशल संरचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग वर्णन अक्सर लक्षित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने या सशक्तिकरण और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने की शक्ति प्रदान करने का केंद्रित तरीके से संदर्भित है। कौन सा है, ऑप्शन ए है विकासात्मक तरीके से महिला, ऑप्शन बी है विकासात्मक तरीके में लिंग, ऑप्शन सी है उत्तर ढांचावाद, या ऑप्शन डी है मानवाधिकार आधारित तरीका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, विकासात्मक तरीके में लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी भूमिकाएं प्राथमिक रूप से पुरुषों द्वारा ली गई हैं। कौन सी भूमिकाएं जो हैं प्राथमिक रूप से पुरुषों द्वारा ली गई, यहाँ आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है पुनरुत्थान, ऑप्शन बी है समुदाय प्रबंध, ऑप्शन सी है कार्यबल की देखभाल और अनुरक्षण, या ऑप्शन डी है सामुदायिक राजनीतिक भूमिका।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। क्योंकि पुनरुत्थान की बात करें, समुदाय प्रबंध की बात करें और कार्य बल की देखभाल और अनुक्षण की बात करें, तो ये प्राथमिक रूप से जो भूमिका होती है महिलाओं की होती है। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि तीनों भूमिकाएं प्राथमिक रूप से महिलाओं की होती हैं। सामुदायिक राजनीतिक भूमिका ये पुरुषों की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक लिंग के ऊपर दूसरे को वरीयता या पूर्वाग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैंगिक भूमिका, ऑप्शन बी लैंगिक जागरूकता, ऑप्शन सी लैंगिक पक्षपात, या ऑप्शन डी लैंगिक समानता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बात की थी लैंगिक भूमिकाएं क्या होता है, लैंगिक जागरूकता क्या होती है, तो बात यहाँ पे मैंने बता दी है। तो राइट आंसर जो होगा लैंगिक पक्षपात होगा। जब बात हो रही हो एक लिंग के ऊपर दूसरे को वरीयता या पूर्वाग्रह जो कहलाता है वो लैंगिक पक्षपात कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हमने तीनों ये डिफाइन कर दी है पहले। चलिए, हम यहाँ पे समय ज्यादा नहीं लेंगे, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्ययन जो शिक्षण संस्थानों द्वारा संगठित किया जाता है परंतु गैर प्रत्ययपत्र द्वारा होती है, किस प्रकार की शिक्षा संदर्भित करती है? अध्ययन जो शिक्षण संस्थानों द्वारा संगठित तो किया जाता है परंतु गैर नॉन प्रत्यय पत्र द्वारा होती है, किस प्रकार की शिक्षा संदर्भित करती है? ऑप्शन ए है अनौपचारिक, ऑप्शन बी है गैर औपचारिक, ऑप्शन सी विद्यालय आधारित, या ऑप्शन डी है औपचारिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गैर औपचारिक शिक्षा बोले तो यहाँ पे जैसे आप किसी कंप्यूटर को सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी व्यावसायिक शिक्षण होते हैं, व्यावसायिक कोर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं गैर औपचारिक शिक्षा वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का कोर्स सीखना या डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ये जितने तरीके के कोर्स होते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स होते हैं, और शिक्षक प्रशिक्षण जो होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? गैर औपचारिक शिक्षण होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। औपचारिक शिक्षा की बात करें तो जो विद्यालय स्कूलों में दी जाती है एक निश्चित समय में, निश्चित अवधि में, निश्चित काल में, ठीक है, निश्चित जगह पर, उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, विद्यालय आधारित शिक्षा तो विद्यालय आधारित हो जाती है, जो विद्यालय में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी परिवार में, पास पड़ोस के लोगों से मिलती है, वो क्या कहीं भी किसी भी जगह, सब चीज अनिश्चित होती है इसमें, तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलिए, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, उसने आपको कुछ चीजें सिखा दी, तो वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। या आपके परिवार के लोगों ने, आपके भैया ने कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके पिताजी ने, मम्मी जी ने आपको बताया कि ऐसा ऐसे मत करो, या इस काम को ऐसे करते हैं, तो वो जो चीजें सिखाई जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, याद रखना ये तीन प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर शिक्षा कोर्स का एक उदाहरण है दोस्तों? ये आपको बताना है। चलिए, इसकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर शिक्षा कोर्स का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी औपचारिक कोर्स, या ऑप्शन डी उच्च विद्यालय शिक्षा। तो बताइए, निरंतर लाइव लॉन्ग एजुकेशन जो प्रोसेस है, निरंतर शिक्षा कोर्स का कौन सा उदाहरण है? तो अभी ऊपर बात की थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब बात होगी लाइव लॉन्ग प्रोसेस की, लाइव लॉन्ग एजुकेशन की चीजें चल रही हैं, तो वो मतलब जीवन भर आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो निरंतर जो शिक्षा कोर्स है वो गैर औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जानबूझकर और मनसा के साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर एक कन्या को मारना कहलाता है। ऑप्शन ए है कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन बी लिंग निर्धारण, ऑप्शन सी कन्या शिशु हत्या, या ऑप्शन डी है लिंग पूर्व चुनाव। तो कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन ए क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। जब आप भ्रूण
जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में ही होता है वहां पे आप भ्रूण की हत्या करना वो कन्या भ्रूण हत्या कहला देता है। लिंग निर्धारण करना, आप मशीनों वगैरह के मशीनों वगैरह से, अल्ट्रासाउंड वगैरह से आप पहले ही ये पहचान कर लेना कि लड़का है लड़की, उसको बोलते हैं लिंग निर्धारण करना। और लिंग पूर्व चुनाव, ठीक है, तो गर्भ में ही ये चुन लेना कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये लिंग चुनाव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा है जानबूझकर और मंशा के साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर, मान लीजिए जन्म ले लिया है कन्या ने, ठीक है, और उसमें 1 साल के भीतर कन्या को मारना क्या कहलाता है? कन्या शिशु हत्या कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, जन्म के बाद 1 साल के भीतर यदि कन्या को मार देते हैं तो वो क्या कहलाता है? कन्या शिशु हत्या कहलाता है, ठीक है। और गर्भ में ही मार देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे दोनों चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है महिला और पुरुषों जन्मों का अनुपात 1:1 होता है। ऑप्शन बी है नर शिशुओं की संख्या सदैव थोड़ी अधिक होती है। ऑप्शन सी है प्रति 1000 मादा शिशुओं पर 105 पुरुष शिशु हैं। ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बात सत्य की करें तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नर शिशुओं की संख्या सदैव थोड़ी अधिक होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए और क्लासेस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।